सो फ्रेंड्स, मैं जीसीसी कंट्रीज में पिछले 12 साल से रह रहा हूँ। ड्यूरिंग द स्टे आई हैव मेट हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स एंड वॉक्स ऑफ लाइफ। मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आज बताऊंगा आपको एक्सपैट कम्युनिटी फ्रॉम पाकिस्तान और इन जनरल साउथ एशिया। आज मैं आपको ऐसी 7 एक्शनेबल इनसाइट्स दूंगा जो कि जीसीसी कंट्रीज के अंदर जो पाकिस्तानीज रहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन जनरल एक्सपर्ट्स जो कि पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एंड तक देखें। ये मेरे 12 साल के एक्सपीरियंस का क्रक्स है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, बीइंग एन एक्सपर्ट। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अप्लाई ड्यू डिलिजेंस व्हाइल इन्वेस्टिंग बैक होम। मतलब ये है कि आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अंदर या बीइंग एक्सपर्ट किसी भी और दूसरे मुल्क में जो कि आपका होम कंट्री है, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। आप बहुत सारा टाइम इन मुल्कों में गुजार रहे होते हैं। मिडल ईस्ट के अंदर जो लॉ होता है वो फेवर करता है लॉ अबाइडिंग सिटीजन को, लेकिन हम जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जाहिर सी बात है होम कंट्री है, वहाँ पर इवेंचुअली हमें लेट से अगर जाना है तो हमें बहुत सारी अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट के लिए। खासतौर पे नॉट ओनली पॉन्जी स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पर कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्ट ना कर दें जहाँ पर कोई फ्रॉड हो। ज़्यादातर रियल एस्टेट के अंदर फ्रॉड्स होते हैं। मैंने इसके ऊपर बाय द वे एक वीडियो बनाई थी कि आप किस पॉइंट पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान में या यूएई में रहते हुए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको फ्रॉड नज़र आ रही है। कितने आजकल इस तरह के स्कीम सुन रहा हूँ जिसके अंदर आपको लेट से मंथली 8% 10% के करीब आपको प्रॉफिट दे रहे होते हैं। मंथली की बात कर रहा हूँ मैं। ये कहाँ से हो सकता है कि कोई मंथली आपको 10% प्रॉफिट दे दे? इस तरह मैंने पाकिस्तान के अंदर भी सुना है कि मंथली कोई 10% 15% प्रॉफिट दे रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इस तरह की पॉन्जी स्कीम से बच के रहें, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो। इसके अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैं तो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने किसी दोस्त के थ्रू या किसी रिलेटिव के थ्रू, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे ये उन लोगों के लिए जो बेचारे हमारे ब्लू कॉलर भाई हैं, जो लोग यहाँ से इन्वेस्ट करते हैं अपने किसी रिश्तेदार के बिहाफ के ऊपर, उनका रिश्तेदार उनके बिहाफ के ऊपर इन्वेस्ट करता है। वो उसको देखना चाहिए कि यार मैं मेरा कैसे फ्यूचर सिक्योर होगा अगर इवेंचुअली कोई प्रॉब्लम होती है, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे हाथ में क्या होगा, मेरे बच्चों के हाथ में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बैक होम देखनी पड़ती हैं। मैंने इस तरह के भी केसेस देखे हैं जिसके अंदर फैमिलीज़ ने धोखा दिया है लोगों को, यहाँ यहाँ से पैसे मंगवाए हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो की है वो या तो गलत इन्वेस्टमेंट कर दी है या उनकी जो नीयत थी वो ख़राब हो गई है। मतलब इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं। तो जो भाई एक्सपर्ट हैं उनको ये देख लेना चाहिए कि जिस तरह से इन्वेस्ट करें, अपने अपने हाथ से इन्वेस्ट करें, अपनी ड्यू डिलिजेंस लगाएं, तो गलती जो होगी वो आपकी गलती होगी। जो जो एक्सपीरियंस खराब होगा वो आपका खराब होगा। आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा उस गलती से। तो या किसी का आपको किसी की हेल्प चाहिए भी तो आप उसकी हेल्प लें, लेकिन अपनी पूरी ड्यू डिलिजेंस उसके साथ करें। मैंने एक न्यूज़लेटर इस बात पे निकाला था कि आप दुबई के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, प्रॉपर्टीज के ऊपर जो इन्वेस्ट करते हैं, उसके अंदर कुछ डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस आपके पास क्या-क्या हो सकते हैं, उस न्यूज़लेटर में मैंने बात की थी। अगर आपको कभी लेट से इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि जीसीसी में रहते हुए आप दुबई के अंदर किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और बहुत सारी बातें करता हूँ न्यूज़लेटर के अंदर, तो न्यूज़लेटर प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ टैक्सेस की। हम जीसीसी कंट्रीज के अंदर रहते हैं तो फिलहाल तो एटलीस्ट इनकम टैक्स नहीं है यहाँ पर। अच्छी बात है, कुछ पता नहीं कि कब आ जाए, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स तो आ गया है। अब लेट से मैं बात करूं अगर किसी की मिनिमम वेज की कनाडा के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ से जो बस उनका बस नहीं चलता, वो किसी तरह से कनाडा चले जाएं या यूएस चले जाएं, कहीं बाहर चले जाएं। अब बात करें हम वहाँ के मिनिमम वेजेस की। मिनिमम वेज अगर कनाडा की बात करें तो $15 पर आवर है, जितना मैंने देखा है अभी तक। शायद कोई इसी तरह की फिगर है कि $15 पर आवर। अगर $15 पर आवर को हम 8 घंटे काम करते हैं तो $120 पर डे बन जाता है। $120 का मतलब ये है कि अगर 22 वर्किंग डेज पे काम करेंगे तो तकरीबन कोई 2640 कैनेडियन डॉलर्स बन जाएगा। ये इसके ऊपर टैक्स भी लगता है, जो मिनिमम वेज के ऊपर टैक्स है आई थिंक कोई 15% टैक्स है। तो जो आपके कैश इन हैंड आ रहा है वो तकरीबन कोई 2250 कैनेडियन डॉलर आपके कैश इन हैंड आ रहा है, जो कि इक्विवेलेंट है तकरीबन 6,750 दिरहम के करीब। ये इक्विवेलेंट बनता है यूएई के अंदर रहते हुए। अब मुझे आप बताएं, 6,750 दिरहम एक नॉर्मल बंदे की सैलरी होती है यहाँ पर। ऐसी बात नहीं कि सैलरीज इतनी नहीं होती, सैलरी तो बहुत आराम से इतनी बन जाती है। लेकिन प्रॉब्लम जो होती है ना, वहाँ पर उसकी फैमिली भी काम कर रही होगी, वहाँ पर शायद उसके बच्चे भी काम कर रहे हो, तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि आपको ऑल्दो कि आपको मिनिमम वेज कनाडा की मिल रही है लेकिन बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। आपके बच्चों की एजुकेशन उस तरह की नहीं हो रही है, आपके बच्चों की जो मेडिकल है आपको उस तरह का नहीं मिल रहा है, आपको बहुत सारे और पर्क्स हैं जो कि वहाँ पर राइट्स हैं वो नहीं मिलते हैं यहाँ पर रहते हुए।
तो मैं इस चीज़ को पूरी तरह से एंडोर्स करता हूँ। लेकिन हैविंग सेड दैट, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इससे 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जो मिनिमम वेज मैंने बताई ना 6000 दिरहम, इससे 3 टू 4 टाइम्स ज़्यादा कमा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं सोच रहे होते कि यार हम जो पैसे एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, अगर हम कनाडा में काम कर रहे होते तो हमारा कितना टैक्स जाता। लेट्स से मैं अगर इसी को बात करूँ, किसी की 30,000 दिरहम सैलरी है, 30,000 दिरहम सैलरी यहाँ पर अगर किसी को मिल रही है और यही इक्विवेलेंट सैलरी तो कनाडा में मिलती है, तो तकरीबन कोई 40% के करीब उसका टैक्स कटता। 40% का टैक्स कटता। बहुत सारे लोगों को उस सैलरी के ऊपर यहाँ पर एजुकेशन भी फ्री मिलती है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर हेल्थ भी फ्री मिलती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी वो जो 40% आपका टैक्स जा रहा होता कनाडा में काम करते हुए, वो यहाँ पर आपका कहाँ जा रहा है? वो यहाँ पर आपका सिर्फ फजूल किस्म की चीज़ों में जा रहा है, यहाँ की गाड़ियों में जा रहा है, यहाँ की आप लाविश लाइफ के अंदर जा रहे हैं। इवन जो जिनकी सैलरीज कम भी हैं, मैं तो देखता हूँ वो लोग भी अच्छी से अच्छी गाड़ी के चक्कर में होते हैं। आपको लेक्सस चाहिए, आपको लैंड क्रूजर चाहिए, आपको इस तरह की गाड़ियाँ चाहिए। तो भाई यहाँ पर आप जो काम करने आए हैं आप वो काम करें। 40% आप अपने ऊपर टैक्स लगाएं, उस टैक्स के पैसों को आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपकी यहाँ की जो लाइफ होती है ना, वर्किंग लाइफ, लेट से इन कंट्रीज की, जीसीसी कंट्रीज की, बहुत सारे टाइम पर तो आपको 60-60 साल आप यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने आप को समझें, 45 टू 50 एट मैक्स आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई अपना हिसाब किताब देख लें, क्योंकि आफ्टर दैट आपकी जो है बोनस पे चल रहे होते हैं आप यहाँ की जॉब्स के हिसाब से, अगर जॉब कर रहे हैं आप। तो पॉइंट ये है कि आप अगर लेट से 25 साल की एज से लेकर लेट से 20 साल तक, 25 साल से लेके 45 साल तक अगर आप काम करते हैं, तो आपने अगर 40% टैक्स यहाँ पर दिया होता, तो फिर आपको जो बेनिफिट मिलते, आप उस पे आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिल सकते थे? आपको हेल्थ केयर मिल सकता था, आपको बहुत कुछ मिल सकता था 20 साल के अंदर। लेकिन आपने अपने आप को वो टैक्स ही नहीं दिया। आपने आपको ये चाहिए था कि जो टाइम आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर अपने आप को टैक्स दें और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें 40% के पैसे, जो आपको इवेंचुअली हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके लॉन्ग टर्म के ऊपर, जो आपको आपके बच्चों की एजुकेशन का जो जो सिचुएशन है वो सँभाल सके। इसके अलावा आपकी जो ओल्ड एज पेंशन बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें। लेकिन लोग ये समझते हैं कि जो बेसिकली आपको यहाँ पर टैक्स फ्री सैलरी मिल रही है, ये बेसिकली सैलरी मिल रही है आपको और ये आपको खर्च करने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें मेजर पोर्शन आपका सेव होना चाहिए। मैं कहता हूँ, जैसे नॉर्मली लोग वहाँ पर वेस्ट में कहते हैं ना कि आपकी एटलीस्ट 10, 20, 30% सैलरी सेव इन्वेस्ट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ यहाँ पर तो आपकी तकरीबन कोई 60% सैलरी जो है ना इन्वेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि 40% तो आप टैक्स ही दे रहे हैं। 40% को मैं टैक्स मानता हूँ, वो टैक्स है आपका, जो आपको हर सूरत में बचाना है, हर सूरत में सही जगह पे लगाना है। जिस तरह कैनेडियन गवर्नमेंट लगा रही है अपने बंदों से टैक्स लेकर सही जगह पर, ताकि उनकी वो हेल्थ केयर कवर कर सके, ताकि उसकी इनकी स्कूलिंग कवर कर सके। इसी तरह आपको 40% तो वो ले हर सूरत में लगाना है। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट आपको एक्स्ट्रा पैसे जो लोग वहाँ पर अगर सेव कर रहे हैं 10% या 20% जो भी सेव कर रहे हैं, वो आपको अलग से सेव करने हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर आपके पास बहुत कम टाइम है, लेकिन आपके पास यहाँ पर बहुत सारी लग्जरीज हैं जो आके आपको प्रॉब्ली बैक होम नहीं मिलेंगी। जैसे यहाँ पर आपको एक एक ख़ास इलेक्ट्रिसिटी का रेट है जो कि आपको लेट से पाकिस्तान में महंगी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आपको एक अच्छा लाइफ़स्टाइल मिल रहा है, आपको एक सुकून वाला लाइफ़स्टाइल मिल रहा है। आपको ये परेशानी नहीं है कि कल पानी कैसे आएगा, मोटर चलानी है, इस तरह की चीज़ें नहीं प्रॉब्लम है आपको। तो जब यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं है, तो एक तो ये कि आपको यहाँ पर अपने जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, उसको उसको सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहिए। प्लस ये कि आपका जो टाइम बच रहा है, क्योंकि मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि आपका जो 24 आवर्स हैं, अगर आप यही 24 आवर्स पाकिस्तान में गुजार रहे होते, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ भी होते हैं। वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ होते, आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा करके जनरेटर और यूपीएस भी लगाना पड़ता, आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा करके जो जो एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता बिजली के बिल के लिए, वहाँ पर बहुत महंगी है इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह आपको मतलब पब्लिक सर्विसेज के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसमें आपका टाइम ज़ाया होता है। यहाँ पर आपका वो टाइम भी बच रहा है। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो भाईजान, आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग यहाँ पर किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपको कोई मैजिक तो नहीं होगा ना? आपको एट द सेम टाइम पैसे भी कमाने हैं, पैसे बचाने भी हैं, सेव भी करने हैं, प्लस ये है कि जो आपका टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है, उसको भी सही जगह पे लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि नेक्स्ट पॉइंट मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है वो हेल्थ केयर का है। जो एक्सपैट कम्युनिटी है और जो इंश्योरेंस नहीं लेती, जिनको कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस नहीं मिलती और वो इंश्योरेंस नहीं लेते हैं अपनी फैमिली के लिए या किसी के लिए भी। मेरे एक दो रीसेंट इंसिडेंट इस तरह के हुए हैं जानने वालों में, कि उन्होंने फॉर सम रीज़न अपने किसी फैमिली मेम्बर का इंश्योरेंस फॉर सम रीज़न डिले किया, और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ऐसा कुछ हुआ
कि उनको तकरीबन कोई अगले 3-4 साल की इंश्योरेंस के पैसे जो है ना एक साथ उनके ऊपर आ गए। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर जब उनके पास इंश्योरेंस नहीं थी तो अपने जेब से पैसे देने पड़े अपने उनके बेटे के लिए। तो इस वजह से हेल्थ केयर इंश्योरेंस लाज़मी रखें। मुझे आइडिया है, ज़ाहिर-सी बात है, फैमिली आपके साथ है, आपको महँगी इंश्योरेंस कवर नहीं कर सकते। अब तो ऑल्दो कि इंश्योरेंस मैंडेटरी हो गई है, लेकिन सस्ती इंश्योरेंस उस तरह से कवर नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट सस्ती इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए। और ये इंश्योरेंस सिर्फ़ वीज़ा के लिए नहीं होनी चाहिए, ये आपके अपने काम के लिए होनी चाहिए। आप अपनी जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं, वो तो कम कर सकते हैं। अपना वीकेंड पे जाना बंद कर सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस आप किसी तरह भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हेल्थ इंश्योरेंस लाज़मी होनी चाहिए। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, एन्जॉय करें इस वीडियो को तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को प्लीज़, सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। फोर्थ पॉइंट मेरा है कि ब्रिंग बैक द शॉर्ट टर्म माइंडसेट। इसके अंदर एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेशन था, उसका मैं यहाँ पर लिंक लगा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा जाकर उसको बाद में। लेकिन उसके अंदर एक साहब ने मुझसे पूछा था कि उनके पास 2.5 लाख दिरहम ऐसी बैंक के अंदर मौजूद थे और वो कुछ नहीं कर रहे थे, और उसका रीज़न ये था कि वो कह रहे थे कि यार मुझे नहीं पता मेरी जॉब कब तक है, कब छोड़ के जाना पड़े, तो मैं ये समझ नहीं आ रहा मुझे ये पैसे कैसे लगाऊँ, कहाँ लगाऊँ? तो मैंने कहा भाईजान, जब मैं शुरू-शुरू में आया था ना तो मेरी जॉब का भी बहुत इसी तरह का हाल था और मैं बिल्कुल इसी डायलेमा में था कि मैं क्या करूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से, जो मेरा एक टारगेट था, मैंने पहले वीडियोज़ में ज़िक्र किया हुआ है कि मेरा टारगेट था कि मैं घर बना लूँ किसी तरह। मेरा वो एक टारगेट था, वो मुझे एज़ सून एज़ पॉसिबल कवर करना था, क्लियर करना था। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि 2 से 3 साल एट मैक्स है मेरे पास, उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर होऊँगा। तो एटलीस्ट उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मैं एक काम कर सकूँ, और वो मैंने काम इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया था। लेकिन जो लोग इस शॉर्ट टर्म माइंडसेट में नहीं होते, मैंने जिस तरह उनका बताया कि वो बेचारे शॉर्ट टर्म माइंडसेट में थे लेकिन वो उल्टा सोच रहे थे। मैं कह रहा था कि भाई आप इस तरह ना सोचें, आप इस तरह सोचें कि आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना एसेट क्रिएट कर लेना है। तो अपना शॉर्ट टर्म माइंडसेट रखें, यहाँ रहते हुए एज़ सून एज़ पॉसिबल चीज़ों को करें, क्योंकि यहाँ पर आपका नहीं पता कि कल आप यहाँ पर होंगे, सिचुएशन कैसी होगी, कैसी नहीं होगी, यू नेवर नो। तो आपके जो शुरू के माइलस्टोन्स हैं, वो पहले अचीव हो जाने चाहिए इनिशियल डेज़ के अंदर ही। जीसीसी कंट्रीज़ जिसके अंदर यूएई, सऊदी, ओमान इस तरह के मुल्क आते हैं, उसके अंदर हमने जनरली ये देखा है कि लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा होता है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से लोग शुरू में जब आते हैं तो इस ग्लैमर का शिकार हो जाते हैं, जो कि अपने आप को बचाना चाहिए। ख़ास तौर पे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए है कि वो अपने आप को सेफ करके रखें इस तरह के एनवायरनमेंट से, क्योंकि अगर आपकी जो सोसाइटी होगी, जो आपकी जिन लोगों में आपका उठना-बैठना है, अगर वो इस तरह के लोग हैं कि वो अगेन फ्लेक्सिंग करते हैं या वो शो ऑफ करते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप इस तरह प्रॉब्लम में आ जाएँगे। बेहतर ये है कि आप अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो अपने हिसाब से रखें, और उस तरह के लोगों में रहें जिन जिन लोगों से आपकी वैल्यूज़ मिलती हों, और जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ी गाड़ियाँ और वेकेशंस के ऊपर रहते हैं ना, पीछे कुछ हो ना हो, लेकिन आगे उनकी गाड़ी A1 होनी चाहिए। अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि मैंने जब शुरू-शुरू में आया था तो मैंने एक वीडियो बनाई थी गाड़ी के ऊपर कि मैंने गाड़ी किस तरह खरीदी थी। मैंने वो गाड़ी ली थी जो मैं कैश पे अफ़ोर्ड कर सकता था, कुछ मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था। ऑल्दो कि अब मैं सोचता हूँ कि मैंने सही किया कि नहीं किया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एट लीस्ट मैं अफ़ोर्ड कर सकता था कैश के ऊपर जब मैंने वो गाड़ी ली थी। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो वो गाड़ी को वो चीज़ अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते थे, और उसको उन्होंने बैंक लोन के ऊपर लिया था। इस चीज़ को मैं किसी सूरत एंडोर्स नहीं करता कि आप ऐसी लायबिलिटी पालें जिसके अंदर आपको बाद में लेट्स से 3 साल, 4 साल, 5 साल तक उसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़े, और 5 साल बाद आप सोचें यार अब मैं मेरी इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई है, अब मुझे नई गाड़ी लेनी है। तो ये एक रैट रेस है जिसमें आप कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं। तो इसलिए इस इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है इन मुल्कों में रहकर, क्योंकि ये आपको बेसिकली स्लो पॉइज़निंग कर रही होती हैं इस तरह की चीज़ें, और फ़ायदा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली अगर आपको लेट्स से पाकिस्तान जाना है तो आपको वही पुरानी गाड़ी चलानी पड़ जाएगी। आप जिस चीज़ के आदी हो जाएँगे वो एक अगेन एस्टेरॉयड पे जी रहे होंगे यहाँ पर, और वहाँ जाकर आपको रियलिटी जब बाइट करेगी तो आपको भी बुरा लगेगा और फैमिली को भी बुरा लगेगा। तो उसके हिसाब से अपना एक फिक्स्ड लाइफ़स्टाइल मेंटेन करें, जो कि ना बहुत आपकी सैलरी से ऊपर हो, ना आपकी जो इनकम है उससे बहुत ज़्यादा कोई नीचे हो। अच्छा, 6 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर आप ये समझें कि ऑल्दो कि इसमें कोई एज़ सच मैं ये नहीं बता रहा कि आपको पैसे सेव करने हैं या इन्वेस्ट करना है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंस ये इस चीज़ की वो ये है कि आपको हर सूरत में अपने कंट्री, जो आपका बैक होम कंट्री है, उसकी रूट्स के साथ लगे रहना है। उसका रीज़न ये है कि
यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो आते हैं और फिर पाकिस्तान जाते ही नहीं है। 2-2 साल हो जाते हैं, 3-3 साल हो जाते हैं पाकिस्तान नहीं जाते, उनके बच्चे पाकिस्तान उनको पता नहीं होता पाकिस्तान किस तरह का है और जब इवेंचुअली वो टर्न बैक करते हैं, जाना पड़ता है इवेंचुअली, तो जब रियलिटी बाइट करती है तो वो बहुत बुरी होती है। तो इसलिए अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट रहें, ख़ास तौर पे अपने बच्चों को रखें। मैं आपको इसमें एक किस्सा बताता हूँ। एक हमारे फ्रेंड थे जो अपने अपने बच्चों को पाकिस्तान लेके गए यहाँ से जब वो मूव हो रहे थे। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ की जब स्कूल में एडमिशन कराने गए तो स्कूल में एडमिशन के टाइम पर उनकी प्रिंसिपल ने कहा कि उनकी वाइफ ने प्रिंसिपल को बोला कि ये बच्चे बाहर से आ रहे हैं तो आई डोंट नो कि एडजस्ट हो पाएँगे, नहीं हो पाएँगे। तो प्रिंसिपल ने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने बोला कि हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं पूरी दुनिया से जब पाकिस्तान वापस रिलोकेट हो रहे होते हैं, तो हमसे वो यही बात कहते हैं कि पता नहीं ये बच्चे एडजस्ट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। अगर बच्चों की एज कम है, लेट्स से अंडर द ग्रेड ऑफ क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 इस तरह के बच्चे हैं, तो उसमें बच्चों का कसूर ज़्यादा नहीं होता, उसमें पेरेंट्स का कसूर होता है, पेरेंट्स एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों के साथ तो ठीक है, बच्चों को आपको एक एक हद तक आपको अकस्टम करना होता है अपने मुल्क से, लेकिन आप खुद भी एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। आपको खुद भी एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको खुद भी कनेक्ट रहना पड़ेगा, जिस भी मुल्क से आप हैं, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अगर आपको लेट्स से इवन ये तो मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जाना चाहते हैं और चले जाते हैं, उनको वहाँ से भी कनेक्ट रहना पड़ेगा। तो आपको इवेंचुअली अपनी रूट्स से जो इवेंचुअली आपको जाना है, वहाँ से आपको लाज़मी कनेक्ट रहना है। यहाँ रह क्योंकि आप चाहे वेस्ट को कंपेयर कर लें, चाहे पाकिस्तान जैसे मुल्क को कंपेयर कर लें, ये मुल्क जो लेट्स से मैं जिस जगह बैठा हूँ यूएई और जिस इस तरह की जीसीसी कंट्रीज़ और ये इन दोनों जगहों से बहुत बेहतर है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से अगर सब कुछ सही चल रहा है ना तो पब्लिक हेल्थ और इस तरह की चीज़ें ये बेस्ट है यहाँ पर, बेस्ट इन क्लास एवरीथिंग। सो इनकम भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब आप जाते हैं बैक होम पाकिस्तान या जब आप जाते हैं फ्रंट इन गोइंग अहेड टू द वेस्ट, इन दोनों जगहों पर डिफरेंसेस हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर और आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें हैं वहाँ पर जो जाके आपको करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि जो फैमिली है और जो जिनके बच्चे हैं उनको पता है कि यहाँ की स्कूलिंग कितनी एक्सपेंसिव है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ एक्सपेंसिव है। यहाँ पर अ, हर तरह की आपको वैरायटी मिलेगी। सस्ते से सस्ता स्कूल भी मिलेगा और महँगे से महँगा स्कूल भी मिलेगा। आपको एक मैं रेंज दूँ तो आपको 300 दिरहम पर मंथ वाला स्कूल भी मिलेगा जिसकी फ़ीस तकरीबन कोई लेट्स से तकरीबन कोई 3,500 4,000 दिरहम साल की बनती है। आपको ऐसा स्कूल भी मिलेगा जिसकी 1 लाख दिरहम 1,20,000 दिरहम साल की स्कूल की फ़ीस बनती है। तो ये एक बहुत वाइड रेंज है जिसमें आपको स्कूलिंग मिलेगी यहाँ पर, लेकिन बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड्स फिर भी फ़ॉलो हो रहे होंगे। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल इसमें इस तरह देता हूँ कि बाय द वे मैंने स्कूलिंग के ऊपर और हायर एजुकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अगर आपको देखना है तो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक उसका लगा रहा हूँ। मैं आपको इसमें एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि आप ये देखें कि मैं इवन दो कि बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर जो कंपनीज़ होती हैं वो आपको स्कूलिंग प्रोवाइड कर रही होती हैं। स्कूल की फ़ीस रीइंबर्समेंट बेसिस के ऊपर आपको मिलती है। लेट्स से आपका कोई सर्टेन ग्रेड है, आप उसके अंदर आपको स्कूलिंग फ्री मिल रही है। आपको 20,000 दिरहम पर चाइल्ड आपको रीइंबर्समेंट हो रही है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो 20,000 की जगह 25,000 पे चले जाते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप 20,000 की जगह 25 पे ना जाएँ, आप 20,000 की जगह 18-17,000 वाले स्कूल पे जाएँ। और उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। उसका रीज़न ये है कि ये कोई तकरीबन कोई 5 साल पुरानी बात है, जिस वक़्त मेरे जो मेरा बड़ा बेटा है उसकी क्लास के अंदर उन्होंने कहा कि भई अब हम लोग जो है ना फ़ॉरेन ट्रिप पे जाएँगे। और फ़ॉरेन ट्रिप, हालाँकि वो कोई बहुत महँगा स्कूल नहीं था। ख़ैर उस स्कूल से मैंने निकलवा लिया था। हम फ़ॉरेन ट्रिप पे जाएँगे और 20,000 दिरहम्स उसका खर्चा था उस ट्रिप का, स्पेन जाने का। जबकि मैं उसी साल यूके पूरी फ़ैमिली के साथ होके आया था, तकरीबन कोई 35,000 दिरहम्स के अंदर, पूरी फ़ैमिली 5 लोगों की। हम लोग जाके आके 2 हफ़्ते गुज़ार के वहाँ पर अच्छी तरह से रहकर आए थे। तो ये डिफ़रेंस है जो वहाँ के बच्चे एक महँगे स्कूल का बच्चा वहाँ से जा रहा है, महँगा भी नहीं, बहुत कोई आला महँगा स्कूल नहीं था, नॉर्मल किस्म का स्कूल था। 20,000 दिरहम चार्ज कर रहे थे एक बच्चे के वो स्पेन जाने के 1 हफ़्ते के। तो आप ये सोचें इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं,
वो जो अगर आप अपने मीन्स में रहना चाहते हैं और आप फिर अगेन कहते हैं कि यार चलो 20,000 तो मुझे कंपनी से मिल रहे हैं, 22,000 2,000 एक्स्ट्रा देके मैं और अच्छे स्कूल में डाल दूंगा, तो अच्छा स्कूल कुछ नहीं होता। आप हर चीज़ के अंदर पैसे बचाएं। यहाँ पर आपको स्कूलिंग के अंदर यहाँ पर पैसे बचाना है, आगे हायर एजुकेशन के अंदर वो पैसे लगाना है। आप स्कूल के अंदर कितने भी पैसे लगा दें, इवेंचुअली आपको हायर एजुकेशन के अंदर एक्स्ट्रा पैसे लगाने हैं। तो मैं कहता हूँ कि जो जो पैसे आपके यहाँ लग रहे हैं ना स्कूलिंग के लिए, आप उसको बचा लें और आप उसको यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन के लिए एक्सपेंस करें उसका। इस टॉपिक पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, दे आर ट्रैपिंग यू, यहाँ पर वो नजर आ रही होगी आपको। इसके अंदर मैंने ब्रांड्स का बताया था कि किस तरह से ब्रांड्स आपको पकड़ती हैं और किस तरह से आपको बेवकूफ बनाती हैं और उनके चक्कर में आप फंस भी जाते हैं। और इसी तरह मैंने टॉप 10 मिस्टेक्स इन इन्वेस्टिंग, यहाँ मैंने बताई है कि कौन कौन सी ऐसी टॉप की 10 की मिस्टेक्स हैं जो कि आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द इन्वेस्टिंग। कैसी लगी ये वाली वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।